मेरी पत्नी पूरे बिजनेस और हाई सोसाइटी सर्कल की सबसे चमकदार और दिग्गज महिला थी, जबकि मैं एक ऐसा कैदी बन चुका था जिसे जल्द ही फांसी दी जाने वाली थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी पत्नी दिल से मुझे एक बेहद घटिया और जहरीला इंसान मानती थी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसने कभी मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। इतना ही नहीं, वो अपने पुरुष अधीनस्थ सॉन्ग जेहाओ के साथ हमेशा एक अस्पष्ट और संदिग्ध रिश्ते में रही। मैंने मासूमियत में सोचा था कि कम से कम मैं उसका पति तो हूं, लेकिन इस समय उस ठंडी लोहे की सलाखों के पार बैठी वो खूबसूरत मगर बर्फ जैसी ठंडी महिला बेरमी से बोली, कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर हमारे तलाक को मंजूरी दे दी है। अगले महीने मैं सॉन्ग जेहाओ से शादी कर रही हूं। आज मैं सिर्फ तुम्हें यह खबर देने आई हूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब तक मैं समझ चुका था कि मैं सच में उसका पति कहलाने के लायक नहीं था। जब मैं 12 साल का था, तब पहली बार 18 वर्षीय लेंग छिंगचियो को देखा था। उसी पल मैं उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा, लेकिन अफसोस, उसके दिल में मेरे लिए कभी प्यार नहीं था। उस समय सिर्फ उसके साथ रहने की चाह में मैंने एक घिनौना काम किया। एक भव्य पार्टी के बाद, जब वो शराब के नशे में थी और पूरी तरह होश में नहीं थी, तब मैंने जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना लिए। घटना के बाद भले ही उसके मन में हजारों आपत्तियां थी, लेकिन हमारे लू परिवार की राजनीतिक और व्यावसायिक ताकत के कारण आखिरकार उसे मजबूर होकर मुझसे शादी करनी पड़ी। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल का था। मैंने बड़ी मासूमियत से सोचा था कि शादी के बाद मैं उसे पूरी तरह अपना बना लूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही शादी मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दुस्वप्न की शुरुआत बनेगी। शादी के बाद उसका व्यवहार हमेशा मेरे प्रति ठंडा और बेरुखा रहा, यहां तक कि उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी नफरत साफ दिखाई देती थी। मैं चाहे जितनी कोशिश करता, उससे प्यार करता, उसे खुश करने की कोशिश करता, लेकिन वो बर्फ के पहाड़ की तरह कभी नहीं पिघली। बाद में मुझे शक हुआ कि उसका और सॉन्ग जेहाओ का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कई बार झगड़े किए, सॉन्ग जेहाओ पर हाथ भी उठाया और दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। उल्टा वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगी। मैं असहाय होकर देखता रहा कि दोनों एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। बचपन से बिगड़े हुए स्वभाव का होने के कारण एक दिन मैंने गुस्से में अपनी कार सॉन्ग जेहाओ की ओर मोड़ दी। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। लेकिन यही घटना लेंग छिंगचियो और सॉन्ग जेहाओ के रिश्ते को और गहरा करने का कारण बन गई। उस दिन के बाद उसने सचमुच सॉन्ग जेहाओ की परवाह करनी शुरू कर दी, और मैं फिर वही करता रहा। झगड़े, आरोप और हंगामे। आखिरकार वो मुझसे तलाक लेने पर अड़ गई। शादी बचाने के लिए मैंने एक के बाद एक मूर्खतापूर्ण काम किए। मैंने लोगों से सॉन्ग जेहाओ का अपहरण करवाने की कोशिश की, उसे फंसाने की कोशिश की, उसके खिलाफ साजिशें रची, लेकिन हर बार नतीजा उल्टा ही निकला। मैं अपनी शादी नहीं बचा पाया, बल्कि मैंने खुद ही उसे और सॉन्ग जेहाओ को और करीब ला दिया। अंत में जब उसने हर हाल में मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया, तो मैं पूरी तरह निराश हो गया। मैंने सोचा कि सॉन्ग जेहाओ के साथ मर जाऊंगा। मैं कार लेकर उसे टक्कर मारने निकल पड़ा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। आखिरी पल में किसी ने उसे धक्का देकर बचा लिया। मेरी कार किसी और को जा लगी और मेरा अंजाम जेल, मुकदमा, मौत की सजा। मैं कितना बेवकूफ था। एक ऐसी औरत के लिए जो कभी मेरी थी नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सलाखों के उस पार बैठी महिला को देखते हुए मैंने निराशा में आंखें बंद कर ली। दिल इतना टूट चुका था कि जीने की कोई वजह नहीं बची थी। सच तो यह था कि हमेशा से मैं ही एक तरफा प्यार करता रहा था। तभी उसके मुड़कर जाने से पहले मेरी भारी और टूटी हुई आवाज गूंजी, छिंगचियो दीदी। वो मुड़ी। मैंने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर मुझे पहले से पता होता कि अंजाम ऐसा होगा, तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता। अगले ही पल मैंने अचानक आंखें खोल दी। मेरे सामने जेल नहीं, बल्कि अस्पताल का कमरा था। कानों में एक परिचित आवाज पड़ी। मैंने सिर घुमाया और देखा कि बिस्तर के पास लेंग छिंगचियो बैठी हुई है। उसे देखते ही मेरे सीने में तेज दर्द उठा। मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं तो उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता था। फिर मुझे जिंदा क्यों रखा गया? उसने घृणा भरी नजरों से मुझे देखा और कहा, इस बार तुम मर क्यों नहीं गए? मैं हल्के से मुस्कुराया। मैं भी यही जानना चाहता हूं। मेरे शांत जवाब से वो थोड़ी चौंक गई। उसे लगा था कि मैं पहले की तरह चीखूंगा चलाऊंगा, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल अलग था। वो ज्यादा नहीं सोच पाई और ठंडे स्वर में बोली, मरना है तो अकेले मरो, दूसरों को मत घसीटो। इतना कहकर वो चली गई। मैं अभी उसके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि ली आंटी कमरे में आ गई। उन्होंने बचपन से मेरी देखभाल की थी, शादी के बाद भी वही मेरी देखभाल करती थी। उन्होंने चिंता से पूछा, यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मेरी आंखें नम हो गई। मैं इस हालत में पहुंच चुका था, फिर भी वो मेरी इतनी चिंता कर रही थी। मैं मुस्कुराया, मैं ठीक हूं, बस अफसोस है कि सीधे मर क्यों नहीं गया। ली आंटी ने आह भरी, यंग मास्टर, आप इतने मूर्ख क्यों हैं? सॉन्ग जेहाओ की कार को टक्कर मारने गए थे, आप खुद भी तो घायल हो सकते थे। आगे से ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मैं स्तब्ध रह गया। क्या कहा उन्होंने? मैं सॉन्ग जेहाओ की कार से टकराया था? यह तो बहुत पुरानी बात थी। और फिर मेरा सिर बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा था, जबकि मुझे तो याद था कि मैंने जेल में दीवार से सिर मारकर आत्महत्या की थी। तब दर्द क्यों नहीं हो रहा? ली आंटी बोली, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कोई बड़ी चोट नहीं आई, आज ही घर जा सकते हैं, बाकी बातों की चिंता मत कीजिए।
मैडम और सॉन्ग जेहाओ चाहे कितने भी करीब हो, वो आपकी जगह नहीं ले सकता। जब तक आप उनके पति हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। अचानक मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। ली आंटी, अपना फोन दीजिए। वो हैरान हुई, लेकिन तुरंत फोन दे दिया। मैंने फोन खोला और स्क्रीन पर तारीख देखकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? समय 2 साल पीछे चला गया था। कुछ देर तक मैं इस अविश्वसनीय सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। मैंने ली आंटी की ओर देखा। क्या सॉन्ग जेहाओ अभी भी अस्पताल में है? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, वो बगल वाले वार्ड में है। मैं तुरंत उठकर जाने लगा। ली आंटी घबरा गई। उन्हें लगा कि मैं फिर उससे झगड़ा करने जा रहा हूं। उन्होंने जल्दी से मुझे रोका। आप उससे मिलने क्यों जा रहे हैं? ऐसे छोटे आदमी पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, ली आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सॉन्ग जेहाओ के साथ कुछ नहीं करूंगा। उनके मन की बात समझकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगर सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो अब मैं सॉन्ग जेहाओ की परवाह नहीं करूंगा, और नहीं कभी फिर कोई ऐसी हरकत करूंगा जिससे मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो। उधर बगल वाले वार्ड में सॉन्ग जेहाओ भी अभी अभी होश में आया था। उसका पीला और कमजोर चेहरा ऐसा था कि किसी भी महिला का मन उसे देखकर पिघल जाए। बिस्तर के पास बैठी लेंग छिंगचियो ने नरम स्वर में पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? सॉन्ग जेहाओ मुस्कुराया। मैडम, मैं ठीक हूं। मुझे देखने आने के लिए धन्यवाद, और कृपया मिस्टर लू को दोष मत दीजिए। उन्होंने बस गुस्से में आकर ऐसा कर दिया था। सॉन्ग जेहाओ की ये विनम्रता देखकर लेंग छिंगचियो को मेरी जिद्दी और बचकानी हरकतें और भी नापसंद लगने लगी। उसने मन ही मन सोचा, उसने इस बार तो हद ही कर दी। किसी को कार से टक्कर मारने की कोशिश करना कितना क्रूर और नीच काम है। जितना ज्यादा वह मेरे बारे में सोचती, उतना ही अपने इस विवाह से घृणा करने लगती। वहीं दूसरी ओर सॉन्ग जेहाओ के प्रति उसकी राय धीरे धीरे बदल रही थी। अचानक उसने कोमल स्वर में कहा, जब तुम वापस कंपनी आ जाओ तो 90वीं मंजिल पर शिफ्ट हो जाना। सॉन्ग जेहाओ चौंक गया। मैडम, आपका मतलब सेक्रेटरी डायरेक्टर के पद से है? वो पद सीईओ के सबसे करीब माना जाता था। कंपनी में न जाने कितने लोग उस जगह के लिए संघर्ष करते थे। सॉन्ग जेहाओ भी हमेशा उस पद पर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसकी क्षमता इतनी नहीं थी कि वह प्रतियोगिता में जीत सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दुर्घटना उसके लिए इतना बड़ा मौका लेकर आएगी। ये सोचकर ही कि अब वो हर दिन मैडम के साथ काम कर सकेगा, उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन बाहर से वो शांत बना रहा। धन्यवाद मैडम, मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लेंग छिंगचियो ने सिर हिलाया। अच्छी तरह आराम करो, मैं चलती हूं। सॉन्ग जेहाओ उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे कोई प्रशंसक अपने आदर्श को देखता है। उसकी आंखों में सम्मान, प्रशंसा और मोह साफ दिखाई दे रहा था, और ऐसी नजरें किसी भी महिला को पसंद आती है। जैसे ही लेंग छिंगचियो मुड़ी, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी पहले से ही ठंडी आंखें और भी बर्फ जैसी हो गई। पहले जब भी मैं उसकी ऐसी नजर देखता था, मेरा गुस्सा फूट पड़ता था, लेकिन अब नहीं। इस बार मेरा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। इस जिंदगी में मैं उसे फिर कभी अपने ऊपर असर नहीं डालने दूंगा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहां क्या करने आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस सॉन्ग जेहाओ को देखने आया था। असल में मैं ये देखना चाहता था कि क्या वह भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर आया है या नहीं। क्या सब कुछ पहले जैसा है या बदल चुका है? लेकिन लेंग छिंगचियो को लगा कि मैं फिर कोई तमाशा करने आया हूं। उसने चेतावनी भरे स्वर में पूछा, देख लिया? मैं हंस पड़ा। हाँ, देख लिया। तुम लोग आराम से बात करो। ये कहकर मैं मुड़ गया। लेंग छिंगचियो समझ नहीं पाई कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं, और ये भी नहीं समझ पाई कि इस बार मैंने कोई झगड़ा क्यों नहीं किया। इस जन्म में मैंने तो लेंग छिंगचियो को महत्व देना चाहता था, नहीं सॉन्ग जेहाओ को। मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। मेरा मन बस इस दुनिया को नए सिरे से देखने के लिए बेचैन था। घर लौटकर खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और अपने पिछले जीवन की सारी घटनाओं को याद करने लगा। सोचते सोचते अचानक बाहर कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। लेंग छिंगचियो वापस आ गई थी। वो बहुत कम घर आती थी। मुझे लगा था कि आज के बाद शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। कुछ ही देर में वो कमरे में दाखिल हुई। मुझे बिस्तर पर जागते हुए देखकर उसके चेहरे का भाव और ठंडा हो गया। वो सिर्फ कुछ सामान लेने आई थी। सामान उठाकर जैसे ही जाने लगी, मैंने उसे रोक लिया। लेंग छिंगचियो, हमें बात करनी है। उसने बेरुखी से पूछा, किस बारे में? फिर व्यंग्य से हंस पड़ी। जिस बारे में तुम बात करना चाहते हो उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे लगा कि मैं फिर वही पुरानी बातें छेड़ूंगा, सॉन्ग जेहाओ और उसके रिश्ते की। लेकिन मैंने शांत स्वर में कहा, इस बार तुम्हें जरूर दिलचस्पी होगी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने फैसला कर लिया है, हमें तलाक ले लेना चाहिए। लेंग छिंगचियो एकदम चौंक गई। उसकी भौहें सिकुड़ गई। अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो? मैंने सिर हिलाया। कोई खेल नहीं। तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं भी अब यह रिश्ता जारी नहीं रखना चाहता, इसलिए तलाक ले लेते हैं। आज पूरे दिन मेरे अजीब व्यवहार को देखकर वो पहले ही उलझन में थी। पहले मैंने उसके प्रति उदासीनता दिखाई, अब मैं खुद तलाक मांग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। क्या मैं सच में उससे प्यार करना छोड़ चुका हूं? क्या मैं आखिरकार उसे आजाद कर रहा हूं? उसे इस पर यकीन नहीं था। सच कहूं तो किसी को भी नहीं होता, क्योंकि हर कोई जानता था कि मैं बचपन से ही उससे पागलों की तरह प्यार करता आया हूं। वो ठंडी हंसी हंसी। इस बार का नया ड्रामा वाकई दिलचस्प है। पहले उसे पाने के लिए मैं तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। कभी कुछ,
कभी कुछ। उसका ध्यान खींचने के लिए हर कुछ दिनों में नया तरीका निकालता था। शायद यही पहला तरीका था जिसने सच में उसका ध्यान खींचा था। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच तलाक चाहता हूं। उसकी आंखें और गहरी हो गई। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके व्यक्तित्व का दबाव और बढ़ता जा रहा था। लेकिन मैं बिना डरे उसकी आंखों में देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी। फिर भी वो मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके अनुसार मैं अभिनय करने में माहिर था। आखिर उसी अभिनय के सहारे मैंने लोगों की सहानुभूति हासिल की थी और उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। मेरे सामने आकर उसने पूछा, तुम सच में तलाक चाहते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, पूरी तरह। वो व्यंग्य से मुस्कुराई। मुझे बेवकूफ बनाकर तुम्हें बहुत मजा आता है ना? मैंने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पैसा न संपत्ति, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन और उपहास था। तुम्हें लगता है कि इस समय मैं तलाक के लिए राजी नहीं हो सकती, इसलिए ये चाल चल रहे हो? तभी मुझे एहसास हुआ वो गलत भी नहीं सोच रही थी। इस समय सच में हमारा तलाक होना मुश्किल था। उसकी कंपनी अभी अभी अमेरिका में लिस्ट हुई थी। अगर इस समय कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाता तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। मेरे पीछे पूरा लू परिवार खड़ा था। अगर हमारा तलाक सार्वजनिक हो जाता तो दुनिया यही समझती कि लू परिवार और लिंग छिंगचियों के बीच संबंध टूट चुके हैं। इसका सीधा असर उसकी कंपनी के शेयरों पर पड़ता। यही वजह थी कि पिछले जीवन में मुझसे इतनी नफरत करने के बावजूद उसने वर्षों तक तलाक नहीं लिया था। लेकिन इस बार मैं उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाना चाहता था। अगर मैं इस रिश्ते से बाहर ही नहीं निकला तो मेरा पुनर्जन्म बेकार था। मैंने दृढ़ता से कहा, ठीक है, अभी तलाक लेते हैं। घोषणा मत करना, जब तुम्हें सही लगे तब सार्वजनिक कर देना। उसकी नजरें तेज हो गई। और तुम्हारे हिसाब से सही समय कब होगा? मैंने कहा, 1-2 साल बाद, जब तुम्हारी कंपनी अमेरिका में पूरी तरह स्थिर हो जाए तब। मेरी सलाह वाकई बुरी नहीं थी, लेकिन लिंग छिंगचियो कभी जोखिम नहीं उठाती थी। तलाक के बाद बहुत सी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। उसने ठंडे स्वर में चेतावनी दी, बेकार कोशिश मत करो। तुम इस तरह मुझे धमका नहीं सकते। तुम जो भी करोगे मेरी नजर में सिर्फ एक मस्खरा ही रहोगे। मैंने आंखें घुमा ली। उसे अभी भी लग रहा था कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह था कि मैं बस उससे छुटकारा चाहता था, क्योंकि अब मैं उससे प्यार नहीं करता था। उसने बिना पलक झपकाए कहा, बहुत अच्छा, आज जो कहा है उसे याद रखना। जब मैं तलाक लेना चाहूंगी तुम्हें बता दूंगी। ये कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। लिंग छिंगचियो, अभी तलाक ले लेते हैं। मैं कसम खाता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारा राज छिपाकर रखूंगा। उसने मेरी ओर बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। हाथ छोड़ो। फिर तिरस्कार से बोली, तुम खुद को क्या समझते हो? जब चाहो शादी कर लो और जब चाहो तलाक भी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा मन करे शादी कर लो और जब मन करे तलाक भी ले लो? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? लिंग छिंगचियो की पूरी जिंदगी उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक चली थी। हर चीज उसके नियंत्रण में रहती थी। सिर्फ मैं ही उसकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा था जो कभी उसके बस में नहीं आया। मैंने शांत होकर पूछा, बताओ क्या करूं ताकि तुम मुझसे तलाक लेने के लिए तैयार हो जाओ? तुम जो भी शर्त रखोगी मुझे मंजूर होगी। वो ठंडी हंसी हंस पड़ी। कोई भी शर्त? तो अभी जाकर मर जाओ। जिस दिन तुम मरोगे उसी दिन मैं तुरंत तलाक ले लूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें हल्के से कांप उठीं। इस जन्म में मैंने खुद को उससे दूर करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके मुंह से इतने निर्दयी शब्द सुनकर भी मेरा दिल दर्द से भर उठा। मैं मानता हूं मैं कभी अच्छा पति नहीं था। मैंने कई ऐसी हरकतें की जिनसे वह मुझसे नफरत करने लगी, लेकिन मेरे प्यार में कभी कोई झूठ नहीं था। मैंने सचमुच उसे पूरे दिल से चाहा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी उसे सच में नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछले जन्म में मैं कितना मूर्ख था। मैं समझ ही नहीं पाया कि वह कितनी ठंडी और भावनाहीन इंसान है। इस जन्म में मुझे हर हाल में उससे दूर होना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, लिंग छिंगचियो, पहले जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को आजाद कर दें। मैं कसम खाता हूं तलाक के बाद किसी को भी इसकी खबर नहीं दूंगा। इसे कब सार्वजनिक करना है इसका फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। मुझे लगा इतनी बात सुनने के बाद शायद वो मान जाएगी। आखिर सबसे ज्यादा तलाक तो वही चाहती थी। लेकिन वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी आवाज में खतरे की ठंडक थी। सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैंने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। कोई बात नहीं, तुम जो भी चाल चल रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज के बाद मेरे सामने कोई नया खेल खेलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। मैंने सिर पकड़ लिया। ये सब मेरी ही गलती थी। पहले मैं उससे इस कदर प्यार करता था कि अब उसे मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगता था कि मैं जो भी करता हूं सिर्फ उसे पाने के लिए करता हूं। यहां तक कि अगर मैं सच में तलाक चाहता हूं तो भी उसे यही लगता है कि मैं किसी नए तरीके से उसे परेशान करना चाहता हूं। कभी मैंने उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, और अब उसी से तलाक लेने के लिए मुझे फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही थी।
क्या इससे बड़ी विडंबना हो सकती है? मेरे दादाजी सेना में बहुत ऊंचे पद पर रह चुके थे। लोग उन्हें सम्मान से जनरल लू कहते थे। लू परिवार का राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त प्रभाव था। इसलिए मैं असली मायनों में एक बड़े खानदान का वारिस था। लेंग छिंगचियो का परिवार भी कम ताकतवर नहीं था। फर्क बस इतना था कि उनका पूरा ध्यान व्यापार पर था। आज उसका बिजनेस साम्राज्य पूरे सी सिटी का नंबर एक समूह बन चुका था। मैं जानता था कि उसकी काबिलियत असाधारण है। बहुत जल्द वह अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया तक पहुंचा देगी। उस दिन वो पूरे चीन की सबसे प्रभावशाली और सबसे मूल्यवान महिला बन जाएगी। फिलहाल किसी तरह मैं अभी भी उसके लायक माना जा सकता था, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं उसके बराबर कभी नहीं रह पाऊंगा। शायद उस समय उसके योग्य सिर्फ कोई राजकुमार ही होगा, लेकिन फिर भी इतनी महान महिला आखिरकार एक साधारण आदमी सोंग ज़ेहाओ से शादी करेगी। यही साबित करने के लिए काफी था कि दोनों का प्यार सच्चा था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, इस बार मैं उन दोनों को मिलाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तक लेंग छिंगचियो सचमुच सोंग ज़ेहाओ से प्यार नहीं करने लगती। तभी वो खुशी खुशी मुझे तलाक देगी। अगली सुबह मैं लू परिवार की पुरानी हवेली पहुंचा। दादाजी को देखते ही मेरी आंखें भर आई। दादाजी, मैंने भर्राई हुई आवाज में पुकारा। मुझे देखकर उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। उन्होंने प्यार से पूछा, आ गए मेरे बच्चे? मैंने बात बदलते हुए कहा, दादाजी, आज मेरा कोई काम नहीं है, आज पूरा दिन आपके साथ बिताऊं? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। अगर मेरा पोता खुद मेरे साथ समय बिताना चाहता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? दादाजी को इतना खुश देखकर मेरा दिल अपराध बोध से भर गया। पिछले जन्म में मैं सचमुच बहुत बड़ा नालायक पोता था। मैंने कभी उनके साथ समय नहीं बिताया। मैं बचपन से ही चंचल और घर से बाहर रहने वाला इंसान था। लेकिन आज मैं पूरे दिन चुपचाप उनके साथ रहा। हमने आंगन में बैठकर शतरंज खेली, फिर बगीचे के मंडप में बैठकर चाय पी और लंबी बातें की। यहां तक कि उनके साथ पुराने क्लासिक नाटक भी बड़े ध्यान से देखे। मेरा ये बदला हुआ व्यवहार देखकर दादाजी को भी अजीब लगने लगा। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, ज़ेचुआन, सच बताओ, बाहर फिर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है क्या? उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि पहले जब भी मैं कोई बड़ी गलती करता था, घर लौटकर अचानक बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी बन जाता था। मैं उनकी चिंता समझ गया। मुस्कुराकर बोला, दादाजी, इस बार सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा समय आपके साथ बिताऊं। उन्होंने मुझे गौर से देखा। सच, इस बार कोई मुसीबत नहीं खड़ी की? मैंने तुरंत हाथ उठाकर कहा, मैं कसम खाता हूं, इस बार मैंने कोई परेशानी नहीं खड़ी की। मेरी गंभीरता देखकर आखिरकार उन्हें यकीन हो गया। उन्होंने संतोष की सांस ली। बहुत अच्छा, लगता है मेरा शरारती पोता आखिरकार बड़ा और समझदार हो गया है। शाम होते ही दादाजी ने रसोई में खास दावत तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में पूरा डाइनिंग टेबल तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गया। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने बेसब्री से पूछा, दादाजी, बहुत भूख लगी है, क्या अब खाना शुरू करें? दादाजी मुख्य सीट पर बैठे मुस्कुराए। जरा सब्र करो, अभी एक मेहमान का इंतजार है। इतने में बाहर से बटलर की आवाज आई, सर, मिस लेंग छिंगचियो आ गई है। ये नाम सुनते ही मैंने अनायास दरवाजे की ओर देखा। सफेद डिजाइनर ड्रेस पहने, हमेशा की तरह खूबसूरत और शालीन लेंग छिंगचियो अंदर चली आ रही थी। अंदर आते ही उसने बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर सीधे दादाजी की ओर बढ़ गई। वो मुस्कुराकर बोली, दादाजी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपके लिए कुछ बढ़िया टॉनिक और सप्लीमेंट्स लाई हूं। बाद में चक्कर बताइएगा कि पसंद आए या नहीं। दादाजी खुशी से खिल उठे। पसंद आएंगे क्यों नहीं, मेरी पोती जो भी लाती है वो मुझे हमेशा पसंद आता है। आओ जल्दी बैठो, हम लोग बस खाना शुरू ही करने वाले थे। मैंने देखा कि वह आकर ठीक मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। आज उसका अचानक इस घर आना कोई संयोग नहीं था। जरूर दादाजी ने उसे खुद फोन करके बुलाया होगा। वो बस चाहते थे कि परिवार के साथ एक साधारण डिनर के बहाने हम दोनों के रिश्ते में आई दूरियां कुछ कम हो जाए। दादाजी बस यही चाहते थे कि हम दोनों पति पत्नी के बीच जमी बर्फ कुछ तो पिघले। लेकिन उन्हें क्या पता, समस्या ये नहीं थी कि मैं रिश्ता सुधारना चाहता हूं या नहीं। असल समस्या ये थी कि लेंग छिंगचियो दिल से ही मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। जब भी वो मुझे देखती, उसकी आंखों की ठंडक इतनी भारी होती कि मुझे सांस लेना तक मुश्किल लगने लगता। खाने की मेज पर दादाजी ने हम दोनों को देखा। हम एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दो अजनबी हों। उन्होंने जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों को आज क्या हो गया है? ज़ेचुआन, सच सच बता, क्या फिर से कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे छिंगचियो नाराज हो गई? मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि बात इस तरफ बढ़े। जल्दी से बात बदलते हुए बोला, दादाजी, आप भी ना, इतना मत सोचिए। मुझे तो बस इतनी भूख लगी है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पहले खाना खा लेने दीजिए। मेरी बात सुनकर दादाजी जोर से हंस पड़े। अच्छा अच्छा, चलो अब सब लोग खाना शुरू करो। तुम दोनों दिन भर काम में इतने व्यस्त रहते हो, आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है कि मेरे साथ बैठकर खाना खा रहे हो। आज तुम दोनों को भरपेट खाना होगा, समझे? मैं मुस्कुराकर बोला, जी दादाजी, लेकिन आपको भी खूब खाना होगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। ये कहते हुए मैंने सर्विंग चॉपस्टिक उठाई और दादाजी की प्लेट में उनकी पसंद के नरम और स्वादिष्ट व्यंजन परोसने लगा। हालांकि माहौल थोड़ा अजीब था।
लेकिन पूरा डिनर आश्चर्यजनक रूप से काफी अच्छा बीता। मैं लगातार मजाक सुनाकर दादाजी को हंसाने की कोशिश करता रहा। दूसरी ओर दादाजी बीच बीच में लेंग छिंगचियो से बिजनेस और परिवार के कुछ जरूरी मामलों पर चर्चा करते रहे। हम तीनों की वजह से मेज पर कभी सन्नाटा नहीं छाया, लेकिन इस चहल पहल के बीच भी एक अजीब सी दूरी साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं और लेंग छिंगचियो पूरी डिनर के दौरान एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोले। जैसे ही खाना खत्म हुआ, लेंग छिंगचियो तुरंत उठ खड़ी हुई। दादाजी, कंपनी में कुछ जरूरी काम बाकी है, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, आज ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, फुर्सत मिलते ही फिर आपसे मिलने आऊंगी। दादाजी ने बाहर का अंधेरा देखा और हैरानी से पूछा, इतनी रात हो गई है, इतना भी क्या काम है जो अभी करना जरूरी है? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ बहुत जरूरी दस्तावेज है, उन पर मुझे खुद साइन और मंजूरी देनी है। दादाजी जानते थे कि वो अपने काम को लेकर कितनी गंभीर रहती है। उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, वैसे भी देर हो चुकी है, तुम दोनों साथ में घर चले जाओ, फुर्सत मिले तो फिर आ जाना। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं बिल्कुल उसके साथ वापस नहीं जाना चाहता था। मैं झिझकते हुए बोला, दादाजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आज रात यहीं रुक जाऊं, आपके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूं। असल वजह कुछ और थी। मैं उस ठंडे और वीरान घर में वापस नहीं जाना चाहता था, और उससे भी ज्यादा मैं लेंग छिंगचियो के साथ एक ही छत के नीचे रहना नहीं चाहता था। पुनर्जन्म के बाद मेरे मन में उसके लिए नफरत नहीं बची थी। मैंने पिछले जन्म की सारी कटुता छोड़ दी थी, लेकिन जिस इंसान से कभी मैंने जान से भी ज्यादा प्यार किया हो, उसे अचानक पूरी तरह अजनबी मान लेना इतना आसान नहीं होता। मेरी बात सुनकर दादाजी की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने तेज नजरों से मुझे देखा। मैं तभी से देख रहा हूं, तुम दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। अब सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है? मैं डर गया कि कहीं ज्यादा चिंता करके उनकी तबीयत खराब न हो जाए। मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच सब ठीक है। लेकिन दादाजी इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा, अगर सब ठीक है तो अपनी पत्नी के साथ घर क्यों नहीं जा रहे? तुम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। असल में उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि पहले वाला मैं तो हर वक्त लेंग छिंगचियो के पीछे पीछे घूमता रहता था। जहां वो जाती मैं भी वहीं पहुंच जाता, चाहे कैसी भी जगह क्यों न हो। लेकिन आज मैं खुद उसके साथ घर जाने से बच रहा था। दादाजी की नजर में यह बहुत बड़ी बात थी। मैंने पूरी शांति बनाए रखते हुए फिर वही बहाना दोहराया, दादाजी, सच में आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं बस आपके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था। लेकिन दादाजी का इरादा साफ था। वो हर हाल में चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहें, मैं बहुत खुश हूं। अब जिद मत करो, जल्दी से छिंगचियो के साथ घर जाओ, जब फुर्सत मिलेगी फिर आ जाना। उनका फैसला सुनकर मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है दादाजी, मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्द ही फिर मिलने आऊंगा। मैं जानता था कि अगर मैंने और जिद की तो दादाजी को हमारी शादी पर और ज्यादा शक हो जाएगा। घर से निकलने से पहले दादाजी ने हमें प्यार से देखा और बोले, तुम दोनों दिल से अच्छे बच्चे हो, मुझे भरोसा है कि तुम दोनों जानते हो कि एक दूसरे के साथ कैसे निभाना है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बस खुश रहो, अब देर हो गई है, घर जाकर आराम करो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, जेचुआन, घर पर छिंगचियो की परेशानियों को समझा करो, उसके काम का दबाव बहुत ज्यादा है, एक अच्छे और समझदार पति की तरह उसका साथ देना। मैंने दादाजी की उम्मीदों से भरी नजरों की तरफ देखा। दिल में कड़वाहट थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, जी दादाजी, मैं समझ गया। दादाजी से विदा लेने के बाद मैं और लेंग छिंगचियो बिना एक शब्द बोले लू परिवार की हवेली से बाहर निकल आए। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, मुझे उसकी काली लग्जरी कार में बैठना ही पड़ा। लेकिन कार जैसे ही हवेली के गेट से बाहर निकली, खामोश माहौल को उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज ने चीर दिया। लू साहब, मैं सच में जानना चाहती हूं, आखिर तुम अपने ये घटिया ड्रामे कब बंद करोगे? उसकी बात सुनकर मुझे पूरी तरह यकीन हो गया, वो मुझसे सचमुच नफरत करती है। और अब पुनर्जन्म लेकर लौटे मेरे मन में भी सिर्फ एक ही इच्छा बची थी, जितनी जल्दी हो सके उससे तलाक लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। शुरुआत में मैंने सोचा था कि बड़ी तस्वीर को देखते हुए कुछ समय तक इस नाम मात्र की शादी को निभा लूंगा, लेकिन मैं गलत था। हर दिन वो मुझे जिस नफरत भरी नजर से देखती थी, मानो मैं कोई बेहद घिनौना कीड़ा हूं। मैं 2 जिंदगियां जी चुका था, इस बार मैं अपनी इज्जत खोकर नहीं जीना चाहता था। अब मैं खुद को और अपमानित नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर उसकी तिरस्कार भरी निगाहें और नहीं सह सकता था। घर लौटने के बाद घर लौटते ही मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसी रात तुरंत तलाक के कागज साफ सुथरे तरीके से तैयार करके प्रिंट कर लिए। अगली सुबह अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था कि मैं उठ बैठा। मेरा इरादा साफ था, जैसे ही लेंग छिंगचियो घर से निकलने लगे, मैं सबसे पहले उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दूंगा। लेकिन शायद मैं जरूरत से ज्यादा जल्दी उठ गया था। जब फाइल लेकर नीचे लिविंग रूम में पहुंचा, तब तक लेंग छिंगचियो उठी भी नहीं थी। इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सोफे पर बैठकर आंखें बंद किए उसका इंतजार करने लगा। लेकिन इंतजार करते करते कब आंख लग गई मुझे खुद पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद लेंग छिंगचियो तैयार होकर नीचे आई। जैसे ही उसकी नजर सोफे पर सोए हुए मुझ पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठिठक गई।
उसे सच में हैरानी हुई। उसकी नजर में जब मैं चुपचाप सो रहा था तब पहली बार मैं थोड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे चेहरे पर कोई जिद नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था, बस हल्की सी सिकुड़ी हुई भौहें थी जो मुझे पहले से कहीं ज्यादा शांत और परिपक्व दिखा रही थी। क्योंकि जब मैं जागता था उसकी नजर में मैं हमेशा एक बिगड़ा हुआ, मनमौजी और घमंडी अमीरजादा ही था। शायद अगर मैं पहले थोड़ा भी समझदारी से पेश आया होता तो शायद वो मुझसे इतनी नफरत न करती। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। मैं चाहे कितना भी बदल जाऊं, उसके दिल में मेरी जो खराब छवि बन चुकी थी उसे अब कोई नहीं बदल सकता था। उसकी नफरत बहुत गहरी हो चुकी थी। उसने बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे नजर फेर ली। हाई हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंजती रही और वो सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी तभी आंटी रसोई से नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मैडम आज इतनी जल्दी निकल रही है, कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। लेकिन लिंग छिंगचियो ने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सिर्फ 2 ठंडे शब्द कहे, जरूरत नहीं, और बाहर निकल गई। उनकी बातचीत की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं घबराकर तुरंत उठ बैठा, आंखें मलते हुए दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिंग छिंगचियो जा चुकी थी। मैं घबरा गया। जल्दी से ली आंटी की तरफ मुड़कर पूछा, ली आंटी, क्या लिंग छिंगचियो अभी निकल गई? उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। हाँ यंग मास्टर, मैडम तो अभी अभी गई है। इतनी घबराहट क्यों है? क्या कोई बहुत जरूरी बात करनी है उनसे? उनकी बात सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जानबूझकर ऊंची आवाज में नाश्ते वाली बात कही थी ताकि मेरी नींद खुल जाए। वो मेरी मदद करना चाहती थी। मैंने उन्हें धन्यवाद कहने का भी समय नहीं लिया। कल रात तैयार किए हुए तलाक के कागज उठाए और हवा की तरफ बाहर भाग पड़ा। जैसे ही मैं हांफता हुआ बंगले के बाहर पहुंचा मेरी नजर गेट के पास खड़ी एक काली लग्जरी कार पर पड़ी। मैंने शीशे के अंदर झांका और अगले ही पल चौंक गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी सॉन्ग ज़िहाओ था। कल तक जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, आज वो शानदार फिटिंग वाले महंगे सूट में बैठा था। उसका सीधा सादा लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व उस सूट में और भी निखर कर सामने आ रहा था। कुछ पल के लिए मैं हैरान रह गया। अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है और सुबह सुबह वो मेरे घर क्या कर रहा है? लेकिन अगले ही पल मुझे जवाब मिल गया। अब वो लिंग छिंगचियो का सबसे भरोसेमंद निजी सचिव बन चुका था। एक निजी सचिव का अपनी बॉस को घर से लेकर ऑफिस जाना पूरी तरह सामान्य बात थी। मैंने मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। अब समझ में आता है लिंग छिंगचियो आखिर उससे इतना प्यार क्यों करने लगी थी। सॉन्ग ज़िहाओ मेहनती था, जिम्मेदार था और हर काम बेहद सोच समझ कर करता था। उसके जैसे इंसान के सामने मैं सचमुच एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा ही लगता था। बचपन से मिली हर जिद, हर घमंड, हर लापरवाही सब और भी बदसूरत दिखाई देती थी। पिछले जन्म में हमारे बीच जो कुछ हुआ था, उसके बाद इस जन्म में मैंने फैसला किया था कि मैं सॉन्ग ज़िहाओ से कभी दुश्मनी नहीं रखूंगा, न उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, न उसके रास्ते में आऊंगा। लेकिन जब आज मैंने उसे इतनी करीब से देखा तो दिल में फिर भी एक हल्का सा दर्द उठ ही गया, एक अजीब सी कसक जिसे मैं चाहकर भी पूरी तरह मिटा नहीं पाया। मैंने मन ही मन लंबी सांस ली। तुम दोनों आखिर कब साथ आओगे? जल्दी से अपने प्यार का इजहार करो और शादी कर लो। मैंने मन ही मन कसम खाई, जिस दिन ये दोनों खुलकर अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे। मैंने मन ही मन कसम खाई, जिस दिन ये दोनों खुलकर अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे उस दिन मैं पूरे शहर की सबसे महंगी और बेहतरीन शैंपेन खरीदूंगा, बोतल खोलकर जी भरकर जश्न मनाऊंगा, क्योंकि उसी दिन मैं इस दुस्वप्न जैसी शादी से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। मैं वही खड़ा कार की खिड़की से सॉन्ग ज़िहाओ को देख रहा था। शायद उसे मेरे देखने का एहसास हो गया। वो अचानक मुड़ा और उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। मुझे इतनी सुबह हाथ में फाइल लेकर बाहर खड़ा देखकर वो साफ तौर पर चौंक गया। उधर पीछे की सीट पर बैठी लिंग छिंगचियो आंखें बंद करके आराम कर रही थी। सॉन्ग ज़िहाओ के चेहरे का बदला हुआ भाव देखकर उसने भी उसकी नजर का पीछा किया। जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत सतर्क हो गई। उसे लगा मैं फिर कोई नया तमाशा करने आया हूं। उसकी नजर से नजर मिलते ही मेरा ध्यान वापस वर्तमान में आ गया। तभी मुझे अपना असली मकसद याद आया। मैं तेजी से कार के पास गया और फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है, इसे जरूर पढ़ना। पढ़ने के बाद मुझे जवाब देना। असल में मैं कहना चाहता था कि इसमें तलाक के कागज है, लेकिन हमारे तलाक की बात फिलहाल किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए थी, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही कहा। लिंग छिंगचियो ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या है इसमें? मैंने मुस्कुराकर कहा, पढ़ोगी तो खुद समझ जाओगी, लेकिन इसे सिर्फ तुम ही पढ़ना। मैंने जबरदस्ती फाइल उसके हाथ में थमा दी, फिर मुड़कर चला गया। चलते चलते भी बार बार यही कहता रहा, याद से जवाब देना। लिंग छिंगचियो ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। कार आगे बढ़ गई। ऑफिस पहुंचने के बाद जब वो कार से उतरी तो उसकी नजर एक बार फिर उस फाइल पर पड़ी। कुछ पल सोचने के बाद वो उसे अपने साथ अंदर ले गई, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही काम का ढेर उसका इंतजार कर रहा था। वो लगातार मीटिंग और फाइलों में उलझी रही और देखते ही देखते मेरी दी हुई फाइल पूरी तरह उसके दिमाग से निकल गई। मैं पूरे दिन उसके जवाब का इंतजार करता रहा,
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या वो अब भी तलाक के लिए तैयार नहीं है? मैंने तो समझौते में सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। मैंने ये तक लिख दिया था कि मैं कभी भी हमारे तलाक की बात किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैंने वादा तोड़ा तो मैं उसे 10 करोड़ युआन, लगभग 1 करोड़ आरएमबी का हर्जाना दूंगा। मेरे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, और लू परिवार भी मेरे लिए इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देता। इसलिए मैं वादा तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी गारंटी देने के बाद उसे मुझ पर भरोसा हो जाना चाहिए था। शाम को लेंग छिंगचियो घर लौटी। जैसे ही वो अंदर आई,